हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 पर हम बहुत ही एक स्पेशल ये लाइव सेशन लेकर आए हैं क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और जब मैं दुनिया की बात कर रही हूं तो सैंक्शंस को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक हफ्ते से भी कम का समय अब बचा है। 27 अगस्त से हम पर लगने वाला है 50% टैरिफ। यूएस ने ऐलान कर दिया है। क्यों संदीप? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो टैरिफ लगने वाले हैं हमारे ऊपर, इसकी मार क्या हमारी इकोनॉमी झेल पाएगी, हमारे बाजार झेल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये 50% के टैरिफ 27 अगस्त को ही लग जाएंगे या उससे पहले ट्रंप साहब उठकर बोल देंगे कि नहीं, अब हमारा मन बदल गया, जैसा पुतिन साहब के साथ बैठक के बाद उन्होंने बोल दिया था। तो इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। इनके वन लाइनर्स बहुत पॉपुलर हैं, बाजार के उतार चढ़ाव को बहुत बढ़िया से डिकोड करते हैं और इकोनॉमी को क्लोजली वॉच करते हैं। नीलेश शाह, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर। नमस्ते सर। साथ ही आप प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के पार्ट टाइम मेंबर भी हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज के दिन हमारे लिए टाइम निकाला। हम आपके साथ तो तसल्ली से पॉडकास्ट करने वाले थे, लेकिन दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि लोग आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं और आपकी बात से उनके अंदर एक विश्वास पैदा होता है। तो बहुत शुक्रिया नीलेश भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत स्वागत है मनी 9 पर। सर, मैं अपने क्वेश्चन शुरू करती हूँ। सबसे पहला सवाल तो यही है कि एक हफ्ते से भी अब कम समय बचा है। जिस दिन गणेश चतुर्थी शुरू होगी उसी दिन हम पर जो है टैरिफ का डबल वॉर लग सकता है। आपको क्या लग रहा है, अब कुछ बदलने वाला नहीं है? क्योंकि जो 25 तारीख को यूएस डेलीगेशन भारत आने वाला था वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो मानकर चलें कि अब 50% टैरिफ लगना तय है और हम सीट बेल्ट कस लें अब। तो ट्रंप साहब क्या करेंगे प्रियंका, ये तो किसी को पता नहीं है। उनके बारे में बॉलीवुड का एक डायलॉग एप्लीकेबल है, डॉन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। अगर हम फंडामेंटली देखें तो चाइना हमसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है रशिया से। यूरोप कलेक्टिवली रशिया से गैस इंपोर्ट करता है। नाटो का मेंबर टर्की भी दुनिया का तीसरा बड़ा इंपोर्टर है एनर्जी का रशिया से। अब कुछ हद तक अमेरिका ये कह रहा है कि जब चाइना रशिया से ऑयल या गैस खरीदता है तो वो चलेगा, यूरोप खरीदेगा वह चलेगा, टर्की खरीदेगा वह चलेगा, लेकिन भारत के खरीदने से हमें तकलीफ है। अब ये कहाँ का न्याय है? बट इंटरनेशनल मार्केट में, रिलेशनशिप में, माइट इज ऑलवेज राइट। सो ट्रंप साहब क्या करेंगे ये हमें नहीं पता। हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि वी होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये 50% टैरिफ एप्लीकेबल होगी 27 तारीख से, यह मान के हमें अपनी रण व्यवस्था बनानी चाहिए। और इसकी तरफ आप क्या देख रहे हैं? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने जो अनाउंसमेंट की है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की, क्या इस टाइमिंग को आप देख रहे हैं कि ये जो टाइमिंग रही जीएसटी रिफॉर्म के अनाउंसमेंट और ये टैरिफ, आप इन दोनों को जुड़ा हुआ मान रहे हैं या दोनों को अलग मान रहे हैं? और जीएसटी में रेट रैशनलाइजेशन की बात बहुत समय से हो रही है पर अब सरकार एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के साथ साथ स्वदेशी की बात की। समृद्ध भारत की नींव स्वदेशी में होगी। अगर हम जीएसटी के रेट रिडक्शन करके लोगों की जेब में पैसे रख रहे हैं तो उनकी जवाबदारी भी बनती है कि वो स्वदेशी अपनाएं और स्वदेश में वो पैसा खर्चा करें। तो हमें अगर अमेरिकन टैरिफ से एडवर्स जो इफेक्ट आने वाली है उसे कम करना है तो अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करना जरूरी है। और जीएसटी रेट रिडक्शन उस कदम में, उस दिशा में पहला कदम है। जीएसटी रेट रिडक्शन से कंज्यूमर की जेब में पैसा आएगा। उस पैसों को अगर वो स्वदेशी चीजों पे खर्चा करेंगे तो अपने आप डोमेस्टिक इकोनॉमी स्टिम्युलेट हो जाएगी। ओके, नीलेश भाई बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप जब जीएसटी की दरों में कमी की बात कर रहे हैं ना, तो उससे एक डर ये भी है कि जो सरकार का रेवेन्यू है वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखेगा। तो जो रेवेन्यू लॉस का डर है उसको सरकार कैसे कंपनसेट करेगी? लोगों के पास तो पैसा आ जाएगा, खपत भी बढ़ जाएगी, लेकिन सरकार का जो ये रेवेन्यू लॉस होने वाला है उससे क्या
सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट का मैथ है वो तो नहीं बिगड़ जाएगा? इस चीज़ की चिंता भी अब हावी होने लगी है। सो मेरे हिसाब से जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस को काउंट किया जाए, बिकॉज अब वहां पे हमें स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो टैक्स कंप्लायंस बढ़ रहा है, और तीसरा डाइवेस्टमेंट और असेट मोनेटाइजेशन इख्तियार करके हम अपने फिस्कल मैथमेटिक्स को मेंटेन कर पाएंगे। जो हमने टारगेट लिया है फिस्कल डेफिसिट का, वह इन तीनों चीजों की वजह से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। कमिंग बैक टू ट्रम्प, आपने कहा उन्हें समझना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है। उनसे आपने कहा कि हमें अब तैयार रहना है, तो उस तैयारी में आपको क्या लगता है हमें क्या करना होगा? मुझे लगता है डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए एक हमने आवाज़ तो सुन ली है प्रधानमंत्री जी की, और उसी ओर बढ़ना जो है, हमें अपने आप को और सशक्त बनाने के लिए आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? एक तो हमें अमेरिका से एंगेज रहना पड़ेगा। हमने अमेरिका का सारा सॉफ्टवेयर बना के इंडिया से भेजा है। अगर वही चाइना से आता तो आज अमेरिका को पता नहीं चलता उसमें कितने वायरस होते, कितना साइबर रिस्क होता। तो जब अमेरिका भारत से डील करते हैं, उनके लिए विन विन सिचुएशन पैदा होती है, उनकी सिक्योरिटी रिस्क कम होती है। ऐसी कई चीजें हमें अमेरिका के सामने रखनी पड़ेगी कि आपके और हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एक साथ है। इस तरह फाइट मार के, इस तरह टैरिफ लगा के आपका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान होगा। दूसरी, हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करनी है। जीएसटी रेट रिडक्शन उसमें एक कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर हम इम्प्रूव करें तो बहुत सारे भारतीय एंटरप्रेन्योर कॉम्पीट कर पाएंगे। तीसरा, हमें जो माल अमेरिका जा रहा था उनके लिए अब दूसरे देशों में मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। यूरोपियन यूनियन अमेरिका जितना ही बड़ा है। चाइना से हमारी ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन के ऊपर है। तो अमेरिका को जो माल जा रहा था और टैरिफ की वजह से जो वहां पे नहीं बेच पाएंगे, उसे दूसरे देशों की मार्केट में हमें ढूंढना चाहिए। एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ट्रेड डेफिसिट दुनिया में भारत चलाता है। $250 बिलियन से ज्यादा की हमारी ट्रेड डेफिसिट है। तो हम उस ट्रेड डेफिसिट को लेवरेज कर सकते हैं दूसरे देशों की मार्केट ओपन करने के लिए। और तीसरी चीज है, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा। कोविड के समय में क्रेडिट गारंटी स्कीम से सपोर्ट किया था, शायद उस प्रकार की कोई स्कीम हमें देखनी चाहिए। तो अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करें जो अमेरिकन टैरिफ से इंपैक्ट हो रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों में मार्केट ओपन करे और डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिम्युलेट करे, ताकि अमेरिकन टैरिफ की एडवर्स इंपैक्ट हमारे लिए सबसे कम रहे। ठीक है, डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारी इकोनॉमी मजबूत है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद एसएनपी ने कहा है। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 17 साल लगा दिए ये बात बोलने में उन्होंने। लेकिन 17 साल के बाद, कहते हैं ना देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, दुरुस्त आ गए हैं। और 17 साल के बाद एसएनपी ने हमारी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है। हमारा जो ग्रोथ है उसको लेकर भी भरोसा बढ़ता हुआ दिख रहा है एसएनपी की ओर से। तो ऐसे में मान के चलें कि हमारी जो इकोनॉमी, ठीक है, अब टैरिफ का इम्पैक्ट जो है वो तो हमें समझना होगा, लेकिन वैसे देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है। हम किसी भी तरह का शॉक झेलने के लिए, या जो 50% के टैरिफ लगेंगे उसको झेलने के लिए तैयार हैं। स्पेशली हम डेड इकोनॉमी नहीं है जैसा हमें बोला गया था ट्रम्प साहब की ओर से। ट्रम्प साहब ने भले डेड इकोनॉमी कहा है, बट अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ट्रम्प टावर भारत में ही बन रहे हैं। वो डेड इकोनॉमी में अपना नाम क्यों दे रहे हैं? सेकंड चीज, एसएनपी ने हमारा रेटिंग अपग्रेड किया। देर आए दुरुस्त आए, बट कम आए हैं। आज भी अगर मार्केट में देखें तो भारत की जो बोरोइंग कॉस्ट है वो दूसरी रेटिंग एजेंसीज के रेटिंग से ऊपर वाली कक्षा में है। तो मार्केट तो हमें बहुत बड़ी रेटिंग दे रहा है, हाँ, रेटिंग एजेंसीज इसे थोड़ी कम सोच रहे हैं। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है, 5, 6, 7% मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ आता रहेगा।
लेकिन हमें डबल डिजिट ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर भारत को विकसित भारत बनना है तो डबल डिजिट ग्रोथ रखना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के खुशी नहीं मनानी चाहिए, हमें डबल डिजिट ग्रोथ को टारगेट करना चाहिए। नीलेश भाई, एक बात जो है कि एफआईआईज कब आएंगे वापस, क्या हो गया है? और डीआईआईज को अब भारत में पोटेंशियल दिख रहा है, लेकिन एफआईआईज दूरी बनाए हुए हैं। एसएनपी तो वापस आया 17 साल के बाद। क्या एफआईआईज भी इतना लंबा वक्त लगाएंगे? क्यों अभी भी वो रूठे हुए हैं हमसे? एक, भारत में बहुत ज्यादा उनका पैसा बना है। सेकंड, जहां पैसा बनता है आपकी पोर्टफोलियो में पोजीशन बढ़ती है, जाहिर है कि लोग प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। दूसरा, हमारा वैल्यूएशन दूसरे देशों के सामने काफी ऊपर है, तो लोगों को लगता है कि ये मार्केट महंगा हो चुका है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हमें एफपीआई आ रहे हैं या जा रहे हैं उनके ऊपर जितना ध्यान देना चाहिए, उससे कहीं ज्यादा ध्यान अपनी इकोनॉमी की रफ्तार बढ़ाने में लगाना चाहिए। अगर भारत $4 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती है तो ये एफपीआई आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे। अगर भारत का कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट में रहता है तो यही एफपीआई आज नहीं तो कल आ जाएंगे। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि एफपीआई ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स में से प्रॉफिट बुक कर रहा है, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे दूसरी है। बट ऐसे ही समय में ये लोग नई इकोनॉमी की कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो कुछ हद तक इनका पोर्टफोलियो चर्न भी है कि जहां उन्हें लगा कि अब ग्रोथ कम होगी, वो बेच के नए ग्रोथ वाले सेक्टर में निवेश कर रहे हैं। तो हमें तो अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए। अगर हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रही, अगर हमारी गवर्नेंस दूसरे देशों के सामने अच्छी रही, तो ये एफपीआई सुबह का भूला शाम को घर लौट आएंगे। ठीक है। इनफैक्ट दो फैक्टर्स हैं बेसिकली, मैं आपसे पूछना चाह भी रहा था, आपने प्रीएम्प्ट कर लिया उस चीज़ को कि ये जो हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं या फिर पहली तिमाही के जो नतीजे हैं वो कैसे रहे, उसको आपने कैसे रीड किया है? क्या उनमें इतना दम था कि एफआईआईज वापस भारत में लौटते हुए नजर आएंगे, या फिर आपको लगता है कि यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4.25% के ऊपर है उसको भी नीचे आना होगा, तो हो सकता है कि एफआईआईज की वापसी फिर भारतीय बाजारों में होती हुई दिखे? अब हमारे लिए नतीजे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड नीचे आना? संदीप भाई, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है? रजा क्या है। तो हमारा फोकस तो अपनी इकोनॉमी के ऊपर है। हम फेड को तो नहीं कह पाएंगे कि ब्याज की दरें कम कर या बढ़ा दे। बट एक बात तय है कि जो विदेशी निवेशकों ने अमेरिका में पैसा लगाया है वह ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में है, और आज अमेरिका जिस तरह से बिहेव कर रहा है, थोड़ा पैसा तो वहां से आज नहीं तो कल निकलेगा। और जब ये पैसा बाहर निकलेगा तो इमर्जिंग मार्केट में आने की उम्मीद ज्यादा है, और इमर्जिंग मार्केट में भारत टॉप लेवल पे रहेगा। दूसरी चीज, अगर अमेरिका में ब्याज की दरें कम होती है, जो कि उम्मीद है, तो अनडाउटेबली ये रफ्तार तेज हो सकती है, इमर्जिंग मार्केट में पैसा जाने का ट्रेंड पिकअप हो सकता है, और वहां पे भारत के लिए निवेश हो सकता है। बाहर के फैक्टर पे ध्यान देने की जगह पे हमें लोकल फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में है उसी के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर आने वाले 4-5 सालों के लिए हमारी अर्निंग्स ग्रोथ डबल डिजिट रही तो अपने आप ये एफपीआई निवेश करने के लिए आ जाएंगे। नीलेश भाई, ये तो बताइए, आपने कहा हम फेड को तो नहीं बोल सकते, पर आप क्या देख रहे हैं? अक्टूबर में हम एक और रेट कट देख सकते हैं। रेगुलेटर ने हमें इस साल अच्छा खासा रेट कट दिया, अपना स्टैंड बदला है, और अब आपको क्या लग रहा है? अक्टूबर में हम रेट कट की उम्मीद रखें, सो जीएसटी प्लस रेट कट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे अक्टूबर में वॉच आउट करने के लिए, और रेट कट की आपको उम्मीद है और कितनी? आरबीआई डेटा ड्रिवन रहेगा। इस वक्त महंगाई का दर आरबीआई की टारगेट रेंज से नीचे है, 8 साल में सबसे लोएस्ट है। बारिश अच्छी है तो आने वाले समय में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा, ऐसा लगता है। तो मेरे हिसाब से आरबीआई एक टच एंड गो सिचुएशन में है।
अगर चाहे तो रेट काट भी सकती है और चाहे तो थोड़ा कंजर्वेटिवली रेट नहीं भी काटे, बट रेट से ज़्यादा लिक्विडिटी मैटर करती है और आरबीआई ने लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से प्रदान करके रखी है। इतनी सारी लिक्विडिटी के बावजूद भी क्रेडिट ग्रोथ सिर्फ हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट रेंज में घूम रहा है। तो अब हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम क्रेडिट ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दे सके। क्रेडिट बढ़ेगी तो अपने आप इकोनॉमी में ग्रोथ आ जाएगा। ओके नीलेश भाई, आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि क्रेडिट ग्रोथ का जो इम्प्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ना मैं प्रियंका जी से भी बात कर रहा था, कुछ लोग मुझसे भी शोज़ में बातचीत करते हैं जिनसे हमारी भी बातचीत होती है। आपने कहा कि रेगुलेटर ने अपना काम कर दिया, लेकिन वो ट्रांसमिशन जो है ना, जो बैंक उसे पास ऑन करने में उतने या तो सशक्त नहीं नज़र आ रहे हैं या फिर उनके पास रूम नहीं बचा है। तो आपको क्या लगता है कि लिक्विडिटी आपने एक फैक्टर बोला, लेकिन क्या ट्रांसमिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें खपत बढ़ानी है हमारी इकोनॉमी में? सो अनडाउटेबली संदीप भाई, ट्रांसमिशन के बगैर तो ये लिक्विडिटी या रेट कट का उतना फायदा नहीं होगा जितनी उम्मीद है। बट हमें ये सोचना है कि क्यों हमारे एंटरप्रेन्योर्स निवेश नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप टाटा बिरला अंबानी अडानी जिंदल ये तो निवेश कर रहे हैं, बट जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है वह लोग निवेश से हिचकिचा रहे हैं। कहीं सेकंड जनरेशन को उतना इंटरेस्ट नहीं है, कहीं टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की वजह से लोग थोड़े कंजर्वेटिव हो गए हैं, सावधान हो गए हैं, कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो लिमिटेशन है उसकी वजह से लोग निवेश नहीं कर रहे हैं। तो हमें पूरा ये फोकस करना चाहिए कि हम स्वदेशी अपनाएं, लोकल डोमेस्टिक मार्केट में स्वदेशी को प्रेफरेंस कैसे मिल सके उसके ऊपर फोकस करें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करें ताकि लोगों को निवेश करने का मन बने। बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जहाँ पे लोग निवेश करें, कमाएं भी, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत क्रूशियल हो जाएगा। डबल डिजिट पर अब हमें फोकस करना है ऑन द हायर साइड। नीलेश जी, अब मुझे ये बताइए, हमने इकोनॉमी की बात कर ली, एमएसएमईज की बात कर ली, ट्रम्प साहब की बात कर ली, और अब मैं इन्वेस्टर्स की बात करना चाहती हूँ। आप इन्वेस्टर्स को अभी क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी पोर्टफोलियो को रीअलाइनमेंट करने की ज़रूरत है? जहां निवेश कर रहे हैं उसको कैसे रीलुक करें या रीलुक करने की ज़रूरत नहीं है? किन सेक्टर्स पर फोकस करें? कैसे अपने निवेश में क्या करें? नीलेश जी की क्या सलाह है? प्रियंका जी, पोर्टफोलियो से ज़्यादा मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अब हम जब निवेशक को मिलते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में 20-25% रिटर्न तो बन ही जाएगा। पिछले 1 साल से बना नहीं है, बट लोगों की उम्मीद अभी भी बदली नहीं है ना। जिस तरह से हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है, वैल्यूएशन है, वह देखते हुए वैल्यूएशन का री रेटिंग होना मुश्किल है। 20-22 के पी पे ट्रेड होते हैं, वो तो 30 का होने से रहा। तो आपका जो रिटर्न आएगा वो प्रॉफिट ग्रोथ से ही आएगा, और प्रॉफिट ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट लो डबल डिजिट के आसपास रहेगा। तो सबसे पहले लोगों को रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करनी पड़ेगी। पिछले 6-12 महीनों से हम ये कह रहे हैं, अब लोग उसे एक्सेप्ट करें, ऐसी गुजारिश है। दूसरी, इक्विटी के साथ साथ दूसरे एसेट क्लास पे भी देखिए। हम लोग कोविड के समय से सोने में निवेश करने की बातें कर रहे थे। 2021 के साल में लोगों का पैसा नहीं बना, बट उसको छोड़ के हर साल पे लोगों का पैसा बना। इस वक्त गोल्ड एंड सिल्वर भी लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। परफॉर्मिंग क्रेडिट डेट मार्केट में एक अच्छा ऑप्शन देती है। वहाँ पे लोग अगर निवेश करें तो थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन पैसा फिर भी बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक, रिटर्न की उम्मीद मॉडरेट कर दीजिए। दूसरा, पोर्टफोलियो को इक्विटी से गोल्ड सिल्वर परफॉर्मिंग क्रेडिट ऐसे क्षेत्र में डाइवर्सिफाई करिए। और तीसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करना। मार्केट में आने वाले समय में वॉलेटिलिटी रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे, तो आपके पास थोड़ी लिक्विडिटी होना ज़रूरी है पोर्टफोलियो में, ताकि आप करेक्शन में, वॉलेटिलिटी में खरीदारी कर सके।
ओके, सो नीलेश भाई ये बताइए, जुलाई में म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज बहुत अच्छे आए हैं, शानदार। हम अब 75 लाख करोड़ के एयूएम में बैठे हुए हैं। वो आप कब देख रहे हैं कि हम 100 लाख करोड़ के तक पहुंचते हुए नजर आएंगे? जिस तेजी से फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है हमारे देश में, जिस तेजी से लोग अब निवेश करना सीख रहे हैं और कर रहे हैं, आपके जैसे लोगों का इसमें बहुत अहम रोल है। आपको क्या लग रहा है, हम वो ट्रिलियन वाला मार्क एयूएम वाला टच करने में हमें और कितना वक्त लगेगा? प्रियंका जी, हमने कभी सोचा नहीं था कि 75 लाख करोड़ पे इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली। इसमें पैसों का फ्लो भी आता है और मार्केट अप्रिशिएशन भी होता है। हमें लगता है कि पैसों का फ्लो तकरीबन 6 से 8 लाख करोड़ के आसपास प्रति साल आना चाहिए। मार्केट शायद उससे ज्यादा थोड़ा अप्रिशिएशन में दे दे। तो कुल मिला के अगर आप देखें, ये म्यूचुअल फंड की गाड़ी एयूएम में दो पहियों पे चलती है। एक, निवेशक हमें कितना पैसा देते हैं, और दूसरा, मार्केट में किस प्रकार का रिटर्न आता है। ये दोनों को मिला के देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आता रहेगा। अब आप ही मैथमेटिक्स लगा दीजिए, डबल डिजिट ग्रोथ पे 75 से 1 लाख करोड़ पे कब पहुंचेंगे। आपने तो जो गेंद है वो मेरे ही पाले में फेंक दी है। मुझे तो एक एक नीलेश भाई, इसमें एक टेंशन मुझे अभी भी होती है, ठीक है? यूनिक सिप इन्वेस्टर्स का आंकड़ा जो है वो बहुत धीरे से बढ़ रहा है। जो लोग निवेश कर रहे हैं वही निवेश करते जा रहे हैं। नए निवेशक थोड़ा सा अभी फेंस पर बैठे हैं। ये टैरिफ को लेके टेंशन में है, जीएसटी की अच्छी खबर भी अब मिल गई है, टेंशन में है थोड़े लोग, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स नहीं जुड़े। ये एक हिकअप है। प्रियंका जी, हमारी इंडस्ट्री बिरबल की खिचड़ी के बराबर है। उसे पकने में समय लगता है, और बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिंग इंडस्ट्री है जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, रातों रात अमीर बनाने के सपने दिखाती है। लोग गेमिंग में पैसा जाया करते हैं, 1,20,000 करोड़ से ज्यादा। लोग एफएनओ ट्रेडिंग में पैसा जाया करते, 1 लाख करोड़ से ज्यादा। पॉन्जी स्कीम, क्रेडिट सोसाइटीज, ऐसे में पैसा लगा के नुकसान करते हैं। एंड वो नंबर 50,000 करोड़ है, 1 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ है, किसी को नहीं पता, बिकॉज लोग डिस्क्लोज भी नहीं करते। लॉटरी में लोग खरीदते हैं कि कभी ना कभी मेरी लॉटरी लग जाएगी और पैसा बन जाएगा। तो ये जो रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश है लोगों के दिलों में, यह उन्हें म्यूचुअल फंड के रास्ते पे चलने से रोक रही है। हम किसी को रातों रात अमीर नहीं बना पाएंगे, बट अगर आप सही तरीके से निवेश करते रहे लंबी अवधि के लिए, तब आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम गारंटी कर सकते हैं। लोगों को उम्मीद पे जीना पसंद है, लोगों को बिरबल की खिचड़ी नहीं खानी है। धीरे धीरे करके हम लोगों के मिजाज को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीरबल की खिचड़ी ना, ये ट्रम्प साहब ने भी बना दी है, मैं ना इसीलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इक्विटी में जब आप कह रहे हैं कि आपका बाकी एसेट क्लासेस में भी निवेश होना चाहिए, तो इक्विटी में कितना पैसा फिलहाल होना चाहिए, और कुछ सेक्टर्स अगर आप बता पाएं। मैं सेक्टर्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दो तबकों में अब बाजार बढ़ गया है। बेसिकली एक वो सेक्टर है जो कि यूएस में जिनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, या उनका कारोबार यूएस से काफ़ी हद तक अलाइन रहता है कि यूएस में क्या होगा या यूएस में स्पेंडिंग किस तरह की रहेगी। मैं आईटी की बात कर रहा हूं, और दूसरा नाम है फार्मा का। तो फार्मा और आईटी, क्या इनमें जो लोग निवेशित हैं, या फिर जो जिस तरह की गिरावट हो चुकी है, जिन वैल्यूएशंस पे ये दोनों सेक्टर के स्टॉक्स खड़े हैं, क्या उस हिसाब से ये सही समय है इन सेक्टर्स में पैसा लगाने का, या फिर सही में जो चिंता दिख रही है बाजार में इन सेक्टर्स को लेकर, इन स्टॉक्स को लेकर, वो वाजिब है और थोड़ी लंबी खिंच भी सकती है? संदीप भाई, आपको कितना पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए, कितना दूसरे एसेट क्लास में लगाना चाहिए, वो आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट करता है। एक अगर 60 साल का आदमी है जिसे अपनी डे टू डे लाइफ चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, वो थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा। पर एक 60 साल का आदमी जो अपनी धरोहर बच्चों को दे के जाना चाहता है, वो थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता है। सिमिलरली, जनवरी 20 में जब कोविड सामने दिखता था, हर किसी को रिस्क कम करना जरूरी था। मार्च 20 में जब कोविड सर पे आ गया था और मार्केट गिर गया था, तो हर किसी को रिस्क बढ़ाना जरूरी था। तो आपकी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क प्रोफाइल और वैल्यूएशन,
ये तीनों को मद्देनजर रखते हुए आपको डिसाइड करना है कितना पैसा रिस्क में, कितना पैसा सेफ असेट्स में। इस वक्त सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईटी क्षेत्र को दो चीजें परेशान कर रही है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो जो हमारे प्रोग्रामर से कोडर हैं उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। दूसरी चीज है कि ये टैरिफ की वजह से अमेरिकन इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे आईटी क्षेत्र के ऑर्डर इम्पैक्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ये दोनों चीजें आईटी क्षेत्र को इस वक्त वॉलेटाइल रखेगी। इसमें उस प्रकार की आईटी कंपनी में निवेश करना चाहिए जो एआई को लिवरेज करके साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, एंटरप्राइज एआई पे काम कर रहे हैं, जो लोग अपने एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा के कॉम्पिटिटर से ऑर्डर ले रहे हैं, अपने क्लाइंट को सस्ता, अच्छा और सुंदर सॉल्यूशन प्रदान कर रहे हैं। तो आईटी क्षेत्र बॉटम अप स्टॉक पिकिंग हो चुका है रादर देन टॉप डाउन। फार्मा में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। आज की तारीख में इंडियन फार्मा कंपनीज तकरीबन अमेरिका की 40% जेनेरिक मेडिसिन को सप्लाई करती है। उनका इमीडिएट रिप्लेसमेंट मिलना मुश्किल है। सेकंड, आप भारत से दवाई खरीदते हैं, आपको क्वालिटी की चिंता नहीं है। अब आप चाइना से दवाई खरीदना चालू करेंगे, पता नहीं आपको क्या खिला देंगे। कोविड जैसा एक और वायरस आ जाएगा और अमेरिका की बैंड बज जाएगी। तो मेरे हिसाब से अमेरिका पोस्चर कर रहा है। अब अगर हमें कोई पूछे कि शेख चल्ली जिस टहनी पे बैठा है उसे तोड़ेगा, तो रैशनली तो हम यही कहेंगे कि नहीं भाई, खुद जमीन पे क्यों गिरेगा। तो अगर अमेरिका शेख चल्ली नहीं है तो टहनी नहीं तोड़ेगा, शेख चल्ली है तो फिर भगवान उनका भला करे। मेरे ख्याल से तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी डुबाएंगे वाला एटीट्यूड है ट्रम्प भाई का। लेकिन ये मुझे बताइए, फिर अभी अगर मैं एक न्यू इन्वेस्टर हूं तो मैं सिर्फ शुरू करूं ना, या मुझे अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए कि पता नहीं ट्रम्प भाई साहब क्या कर लें, उसको लेकर के मेरे इन्वेस्टमेंट पर कुछ फर्क पड़ना चाहिए क्या? प्रियंका जी, जब आपकी जेब में पैसा हो एसआईपी करने का सबसे अच्छा समय है। ख्याली पुलाव पका के तो कोई फायदा नहीं है। एंड मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ट्रम्प साहब ने अगर उतार चढ़ाव नहीं लाए तो कोई और चीज लेके आएगी। ट्रम्प साहब तो 6 महीने पहले आए हैं, उससे पहले भी मार्केट में उतार चढ़ाव आ रहे थे। और एसआईपी का तो काम ही ये है कि कुछ पैसा ऊपर में लगे, कुछ पैसा नीचे में लगे। आपको सिर्फ एसआईपी लंबी अवधि के लिए करनी है। 6 महीने की एसआईपी करने का ये समय नहीं है। 6 साल की एसआईपी करने का तो ये सबसे अच्छा समय है। ठीक है, तो एसआईपी करने के लिए तो कभी भी अच्छा समय है, स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए। तो कौन सी थीम्स पर फोकस किया जाए नीलेश भाई? क्या ऐसी थीम्स पर फोकस किया जाए जो कि खपत से रिलेटेड है, स्पेशली जो जीएसटी रेट कट हमारे सामने है, दिवाली का एक तोहफा जो पीएम मोदी साहब ने दिया था लाल किले से, उसके ऊपर फोकस करें, यानी कि एफएमसीजी हुआ, ऑटो हुआ, इन पर ज़्यादा फोकस करें, या फिर जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहाँ पे पहले भी पैसा बना है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल हो, या फिर डिफेंस हो, यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा बना है, इन स्टॉक्स पर ज़्यादा फोकस करें, या फिर खपत वाली स्कीम्स के या खपत वाली जो थीम्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा बनेगा? तो संदीप भाई, थोड़ा बहुत इस वक्त बॉटम अप देखना पड़ेगा। बिकॉज एक ही सेक्टर में कुछ कंपनीज के ग्रोथ मार्केट की उम्मीद से आगे होंगे, कुछ कंपनी के ग्रोथ मार्केट की उम्मीद से कम होंगे। आपको वैल्यूएशन को मद्देनजर रखते हुए निवेश करना है। बट जैसा आपने कहा, जो खपत रिलेटेड, कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर्स है, शायद वहां पे आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश ज्यादा है। इस साल से 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स रिबेट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स पेयर्स को दिया है। ब्याज की दरों में कटौती होने की वजह से तकरीबन 1,20,000 करोड़ की बर्डन ईएमआई में कम हुई है बोरोवर्स के लिए। उनके जेब में भी पैसा आया है। जीएसटी रेट रिडक्शन होता है तो अगेन निवेशकों की जेब में पैसा आएगा। बाद में 8th पे कमीशन आने वाला है अगले 2027 में, तो उसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में पैसा आएगा। ये सारी चीजें अगर आप जमा करें तो जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्षेत्र है
वहां पे अभी भी लगता है कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश है। और साथ ही में नीलेश सर, अब आईपीओस का मार्केट भी एकदम गेयर अप हो रहा है, प्राइमरी मार्केट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलने वाला है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? कुछ हद तक इससे आप भारतीय क्रिकेट टीम के साथ जुड़ सकते हैं। एक जमाना था कि भारतीय क्रिकेट टीम में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये सब मेट्रो शहर के क्रिकेटर खेलते थे। अब एक समय ऐसा आया है कि गली गली और सेकंड टियर, थर्ड टियर टाउन से आए हुए लोग क्रिकेट में काम कर रहे हैं। आईपीओ मार्केट में भी कुछ वैसा ही देख रहे हैं। एक समय था बड़ी बड़ी कंपनियां बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई से लिस्ट होती थी। फिर बेंगलोर एंड हैदराबाद एंड अहमदाबाद आए। अब अलग अलग टाउन से, सेकंड टियर, थर्ड टियर टाउन से भी लोग आके कंपनी लिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक बढ़ावा हो रहा है विथ एंड डेप्थ ऑफ मार्केट का, वो बहुत ही अच्छी बात है। प्रियंका जी, हर किसी की सोच होती है, ख्वाहिश होती है कि मैं भारत के सबसे अच्छे उद्योगपतियों से पार्टनरशिप करूं। स्टॉक मार्केट एक ही ऐसी जगह है जहां पे आप टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, जिंदाल से पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये जो आईपीओ की भरमार लगी है, उससे कैपिटल मार्केट का एक्सपांशन हो रहा है और निवेशकों को मौका मिल रहा है अलग अलग प्रकार के उद्योगपतियों से पार्टनरशिप करने का। ठीक है, अगर इसी में थोड़ा सा मैं और ऐड कर दूं कि मेट्रो से निकलकर हम अगर पहुंच रहे हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में, तो जो डेमोग्राफिक डिविडेंड या फिर जो यूथ है या फिर मैं कहूँ नए ज़माने की जो कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी फोकस क्या बढ़ रहा है? क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ही ऐसा कहा कि जो पुराने ज़माने की कंपनियां हैं उन पर एफआईएस का पैसा बहुत ज़्यादा बना है, तो क्या फोकस धीरे धीरे अब उन कंपनियों पर शिफ्ट हो रहा है जो कि नए ज़माने की हैं, उनके ऊपर ज़्यादा निवेश बढ़ रहा है? क्या वहाँ पर पैसा बनने की गुंजाइश है? संदीप भाई, निवेशक सिर्फ एक चीज को नहीं देखते। कहीं पे ग्रोथ है, कहीं पे अपॉर्चुनिटी है जैसे नए जमाने की, कहीं पे इनोवेशन है, कहीं पे टेक्नोलॉजी है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजों को अगर कंबाइन कर दे तो निवेशक ये देख रहा है कौन से क्षेत्र में, कौन सी कंपनी में उसे सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मिलेगा। कहीं पे ये आर&डी और इनोवेशन की वजह से आता है, कहीं पे मार्केट ही एक्सपांड हो रही है उसकी वजह से आता है, कहीं पे अपने न्यू एज इकोनॉमी है उस वजह से एक्सपांशन हो रही है। तो लोग सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ को देख के दाव लगा रहे हैं। नीलेश सर, जो इन्वेस्टर्स अभी मेरे पास ना, मैं अपने एक शो करती हूँ जिसमें हम इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज को डिस्कस करते हैं, तो कई इन्वेस्टर्स जो सिप में अभी लॉस पर बैठे हैं क्योंकि आदत बिगड़ गई हमारी, बहुत अच्छे रिटर्न हमने देखे, थोड़ी आदत बिगड़ी हुई है और आप कह रहे हो म्यूटेड रिटर्न के लिए अपने आप को गेयर अप करने में लोगों को वो समझने में समय लग रहा है। तो जो इन्वेस्टर लॉस में बैठे अपने पोर्टफोलियो में, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको लोग सुनना चाहते हैं, आपकी बात मानते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अगर आप मुंबई सेंट्रल से नई दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़े और बारिश होने लगी, जैसे आजकल मुंबई में बहुत जोरों से बारिश हो रही है और ट्रेन रुक गई कुछ समय के लिए, तो क्या आप उतर जाएंगे या ट्रेन में ही बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे सर, डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। एब्सोल्युटली, कहीं पे सिग्नल की वजह से ट्रेन रुकेगी, कहीं पे बारिश की वजह से रुकेगी, कहीं पे स्टेशन आने की वजह से रुकेगी। आप गाड़ी में बैठे रहिए तो थोड़ी देरी से ही सही बट मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अगर उतर गए तो 100% आप गाड़ी मिस कर जाएंगे। तो एसआईपी भी ट्रेन की तरह है, उसमें रुकावट यानी नेगेटिव रिटर्न समय समय पे आते रहते हैं। पिछला सबसे बड़ा नेगेटिव रिटर्न हमने मार्च 2020 में देखा था, जहां एसआईपी के रिटर्न आधे से कम हो गए थे। उस समय जिन्होंने रिडम्पशन कर लिया उन्होंने अपना नोशनल लॉस रियल लॉस बना दिया, मंजिल पे पहुंचे नहीं। जिन्होंने उसका लाभ उठा के ज्यादा निवेश कर दिया, वहां पे उनका और पैसा बन गया। तो एसआईपी की गाड़ी में बैठे रहिए, ये टेम्पररी डिस्टर्बेंस की वजह से उसे छोड़िए मत। जितना कुछ अभी हो रहा है सब टेम्पररी डिस्टर्बेंस आप मान रहे हैं? डोनाल्ड जी का सुबह कुछ कहना और रात को कुछ कहना, ये सब टेम्पररी है ना, हमें बस अपना निवेश जारी रखना है। आज से पहले 70 के दशक में भारत के पास उतना धान्य नहीं था जितनी पॉपुलेशन की जरूरत थी। तब अमेरिका PL 480 के नीचे हमें
शिपलोड अनाज। ऑफ बेचता था, ग्रेन बेचता था, रेड व्हीट आते थे। फिर उन्होंने वो बंद कर दिया बिकॉज हमने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चालू किया। तो कुछ समय के लिए हमें तकलीफ जरूर पड़ी, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन करके भारत ने आत्मनिर्भरता हासिल कर दी। तो एक बात तय है कि हम भारतीय जब कॉर्नर में आ जाते हैं तो पलट के फिर काम करना चालू कर देते हैं और आत्मनिर्भरता हासिल कर देते हैं। तो टैरिफ की वजह से हो सकता है हमारी इकोनॉमी पे शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट पड़े, बट उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट पक्का होगा बिकॉज देश एकजुट होके इस मुश्किल से बाहर आने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर, आपने वक्त निकाला, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप हमारे इस लाइव शो में जुड़े सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो बेसिकली जैसे आपको नीलेश जी और इनके जैसे और भी जो एएमसीज के बॉसेस हैं कहते हैं कि आपको अपना निवेश लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तो शॉर्ट टर्म हमें ब्लिप दिख रहा है संदीप, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भारत एक बिग नज के लिए तैयार है। बैठे रहिए ट्रेन में, छोड़िए मत उसको, किसी गलत स्टेशन पे मत उतर जाइए, सिग्नल आ भी जाए गलत जगह मत उतर जाइए, अपने निवेश को जारी रखिए। ऐसे कोई भी रेड सिग्नल्स या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसी जो और हरकतें हो रही हैं या फिर जो टैरिफ लगाने की बातचीत है, उससे आपको घबराने की या फिर चिंता में आने की लॉन्ग टर्म जरूरत गेन नहीं के लिए तैयार रहना है भारत को, और आप भी तैयार रहिए। मनी 9 देखते रहिए, मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और साथ में मनी 9 की प्राइम ऑफरिंग पर भी जरूर नजर डालिएगा। इस खास टेलीकास्ट में मेरे और संदीप के साथ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। शुक्रिया। कैसा लगा आपको ये बातचीत, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। बाय बाय, नमस्कार।